नमस्कार, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके और जीएस को। जीके और जीएस के क्रम में हम लोग इतिहास को देख रहे हैं और इतिहास में आज इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास में हम लोग भारत पर विदेशी आक्रमणों को देखेंगे कि कैसे भारत पर विदेशियों का आक्रमण हुआ और फिर नए नए साम्राज्य का यहाँ पर और विस्तार हो रहा है। तो उसके विषय में इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग देख रहे हैं भारत में विदेशी आक्रमण को, और भारत में विदेशी आक्रमण जो है इसे हिंद यवन आक्रमण भी कहा गया है। हिंद यवन आक्रमण भी इसे कहा गया है। तो विदेशी आक्रमण में देखेंगे कि भारत में जो भी राज्य थे, भारत में जो राज्य पहले से थे उनमें आपसी कोई मेल नहीं था। आपसी मेल नहीं था बल्कि आपसी मतभेद था, जिस कारण विदेशी इस चीज के लिए प्रेरित हुए कि हमें जा करके भारत पर आक्रमण करना चाहिए। भारत पर आक्रमण करने का विदेशियों ने मन बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों में एकता नहीं थी। यहाँ के जो भी शासक थे उन लोगों में किसी प्रकार की कोई एकता नहीं थी। तो इस कारण से विदेशियों का आक्रमण संभव हो पाया। तो विदेशियों के आक्रमण में हम लोग इसके क्रम को देखेंगे कि किस किस विदेशियों ने किस क्रम में आक्रमण किया। तो विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम जो होगा तो उसमें पहला हिंद यूनानी को देखेंगे हम लोग। उसके बाद शक के बाद देखेंगे पल्लव, और पल्लव के बाद में देखेंगे कुषाण। तो इस तरह से हम लोग विदेशी आक्रमणकारियों को देखेंगे। पहले हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव और फिर कुषाण, और इसको इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे भी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे हिंद यूनानी को, एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हिंद यूनानी को। तो हिंद यूनानी में हम लोग देखेंगे कि सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस ने सर्वप्रथम पश्चिम एशिया और मध्य एशिया पर, कहाँ पर? तो पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया। किसने स्थापित किया? तो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने पश्चिम एशिया और मध्य एशिया पर अपना विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम हुआ। सेल्यूकस का उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम हुआ, और एंटियोकस प्रथम ने इसके उस विशाल साम्राज्य को बनाए रखा। इस विशाल साम्राज्य को बनाए रखा, उस साम्राज्य को संभाल करके रखा। लेकिन अब इसके बाद एंटियोकस द्वितीय शासक बना। एंटियोकस द्वितीय शासक बना यहाँ पर, और एंटियोकस द्वितीय के शासन काल में बहुत सारे प्रांत जो थे वो क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। बहुत सारे प्रांत यहाँ पर स्वतंत्र हो गए। किसके शासन काल में स्वतंत्र हुए? तो एंटियोकस द्वितीय के शासन काल में ये लोग स्वतंत्र हो गए। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में बल्ख के आसपास का क्षेत्र जो बैक्ट्रिया कहलाता है, क्या कहलाता है? बैक्ट्रिया कहलाता है। कहाँ का क्षेत्र? तो उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में बल्ख के आसपास का क्षेत्र बैक्ट्रिया कहलाता है, जहाँ डियोडोटस प्रथम के नेतृत्व में विद्रोह हो गया। डियोडोटस प्रथम के नेतृत्व में क्या हो गया? विद्रोह हो गया। कहाँ पर? तो उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में बल्ख के आसपास का क्षेत्र, जिस क्षेत्र को बैक्ट्रिया कहा जाता है, और बैक्ट्रिया कहा जाता है यहाँ के डियोडोटस प्रथम के नेतृत्व में विद्रोह हो गया। डियोडोटस प्रथम के बाद बैक्ट्रिया पर अनेक शासकों का राज हुआ। अनेक शासकों का राज हुआ वहाँ पर बैक्ट्रिया पर। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि डियोडोटस प्रथम ने क्या कर दिया था? बैक्ट्रिया पर विद्रोह कर दिया था, और विद्रोह के बाद से बैक्ट्रिया को स्वतंत्र करवा लिया था। फिर उसके बाद देखेंगे कि बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के बाद से और अनेक शासकों ने राज किया। अनेकों शासकों ने राज किया वहाँ पर। बैक्ट्रियाई शासक डेमेट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। तो भारत पर आक्रमण किसने किया? तो बैक्ट्रियाई शासक डेमेट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। डिमेट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन था? तो डिमेट्रियस था। हिंद यूनानियों में डिमेट्रियस था, जिसने कि 190 ईसा पूर्व में भारत में सबसे पहले
आक्रमण किया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आक्रमण करने के बाद में क्या हुआ कि अफगानिस्तान, सिंध एवं पंजाब के बहुत बड़े भाग को क्या कर लिया गया, जीत लिया गया। अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब के बहुत बड़े भाग को जीत लिया गया। तो बैक्ट्रियाई शासक डेमेट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और उसके फलस्वरूप अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब के बहुत बड़े भाग को क्या कर लिया, जीत लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद देखेंगे कि डेमेट्रियस के वंशज बाद में हिंद यूनानी, हिंद यवन अथवा बैक्ट्रियन यूनानी कहलाए। यानी कि यही डेमेट्रियस जिसने कि 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, तो इसी डेमेट्रियस के वंशज बाद में क्या कहलाए, हिंद यूनानी कहलाए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे हिंद यूनानी पढ़ रहे हैं, इन्हें हिंद यवन भी कहा जाता है और बैक्ट्रियन यूनानी भी कहा जाता है। डेमेट्रियस ने सर्वप्रथम भारत में यूनानी तथा खरोष्टी लिपियों में उत्कीर्ण सिक्के को चलवाया। यानी कि भारत में यूनानी और खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण सिक्के जो है वो किसने चलवाया, तो ये हो जाएगा डेमेट्रियस ने चलवाया। किसने चलवाया, तो डेमेट्रियस ने चलवाया। यूनानी और खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण सिक्के भारत में सबसे पहले चलवाए। डेमेट्रियस की जो राजधानी थी वो साकल थी। डेमेट्रियस की राजधानी साकल थी। और इसके बाद जो शासक हुआ यूक्रेटाइड्स की राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी। यूक्रेटाइड्स की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला में थी। इसके बाद देखते हैं कि इस साम्राज्य का सबसे विख्यात शासक कौन था, तो मिनंडार था। कौन था, मिनंडार था। मिनंडर जो था वो हिंद यूनानी वंश का सबसे सर्वाधिक प्रचलित कहा जा सकता है या फिर शक्तिशाली शासक, सबसे विख्यात शासक कहा जा सकता है मिनंडार को। ये भारत में यवन सत्ता को स्थापित किया। इसने क्या किया, भारत में यवन सत्ता को स्थापित किया। भले ही यहाँ पर डेमेट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करके यहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लिया हो, लेकिन यवन सत्ता को जो स्थापित किसने किया, तो मिनंडार ने किया। यवन सत्ता को भारत में स्थापित मिनंडार ने किया। मिनंडार ने भी अपनी राजधानी साकल बनवाई। मिनंडार ने भी अपनी राजधानी साकल बनवाई, जो इस समय सियालकोट के नाम से जाना जाता है। जो इस समय सियालकोट के नाम से जाना जाता है और वो उस समय में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था तत्कालीन समय में, और ये अभी आधुनिक समय में सियालकोट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मिनंडर ने किससे, तो नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसमें नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। बौद्ध धर्म ग्रंथ मिलिंद पन्हों में नागसेन और मिनंडर का संवाद है। क्या है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में नागसेन और मिनंडार का क्या है, संवाद है। यानी इन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ है वो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में उत्कीर्ण किया गया है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं हिंद यूनानियों को। आगे देखते हैं इसमें हिंद यूनानियों का भारत पर आक्रमण करने से आखिर भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको देखते हैं। तो भारत पर क्या इसका प्रभाव पड़ा, तो सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का जो प्रचलन है वो हिंद यूनानियों के द्वारा ही किया गया। हिंद यूनानियों के द्वारा ही सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का प्रचलन किया गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिक्के पर राजाओं के चित्र तथा उनके नाम का अंकन, सिक्के पर राजाओं के चित्र तथा उनके नाम का अंकन सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों द्वारा ही प्रचलन में लाया गया। हिंद यूनानी शासकों के द्वारा ही प्रचलन में लाया गया। तो जैसे देखेंगे कि सोने के सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले हिंद यूनानी शासक, सिक्कों पर राजाओं के चित्र तथा नामांकन का प्रयोग सबसे पहले हिंद यूनानी शासक के द्वारा। विदेशी आयात और निर्यात को भी बढ़ावा दिया गया हिंद यूनानी शासकों के द्वारा। हिंद यूनानी शासकों के द्वारा
विदेशी व्यापार को क्या किया गया कि बढ़ावा दिया गया, निर्यात और आयात दोनों को बढ़ावा दिया गया, जिससे क्या हुआ कि भारत और विदेश में यहाँ के विचारों और संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। विचारों यानी भारत की संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान हुआ। आगे देखते हैं कि भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में, भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में एक आर्ट का प्रचलन हुआ जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? हेलेनिस्टिक आर्ट। एक आर्ट का प्रचलन हुआ कहाँ? तो भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में हेलेनिस्टिक आर्ट का प्रचलन हुआ, जो कि यूनान की प्राचीन कला, जो कि यूनान की प्राचीन कला थी। और इसके उदाहरण के तौर पर हम गांधार शैली को मान सकते हैं। तो गांधार शैली किसका उदाहरण है? तो हेलेनिस्टिक आर्ट का उदाहरण है। ये सबसे पहले कहाँ पर प्रचलन में आया? तो भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में प्रचलन में आया। ये कहाँ की कला थी? तो यूनान की प्राचीन कला थी। तो गांधार कला जो है वो किसका उदाहरण है? तो हेलेनिस्टिक आर्ट का उदाहरण है। इस तरह से भारत में गांधार कला का प्रचलन हुआ। इस तरह से भारत में गांधार कला का प्रचलन हुआ। और हम लोग इसके बाद देखेंगे कि मिंडर के बाद हिंद यूनानी शासकों का प्रभाव कम पड़ने लगा। मिनंडर के बाद से क्या हुआ? हिंद यूनानी शासकों का प्रभाव कम पड़ने लगा और यहाँ पर शकों को मौका मिल गया। अब क्या हुआ? अब शकों को मौका मिल गया। तो इस प्रकार से क्या होगा कि हिंद यूनानियों का अब शासन समाप्त होगा और यहाँ पर शकों का शासन अब प्रारंभ होगा, यानी कि शक राजवंश की स्थापना अब यहाँ पर होगी। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो इस क्लास में हम लोग हिंद यूनानियों को देखें। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग शकों को देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा आप लोग।